हेलो मेरे प्यारे भाई बहन, स्वागत है आपका अपना चैनल मैथ्स बाय मनीष पर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। आज हम कुछ आपको बेसिक सी बढ़िया सी जानकारी देने वाले हैं वायरस के बारे में। क्या है वायरस, क्या ये है, क्या प्रॉब्लम है, क्या अल्फा, क्या बीटा, क्या डेल्टा, ये सब के बारे में जानेंगे। जैसे कि आपको पता होगा अभी कुछ दिनों से ओमिक्रॉन की चर्चा चल रही है, तो आखिर ये वायरस है क्या, सबसे पहले इसके बारे में समझेंगे। इस वायरस को आज के बाद अगर पढ़ लीजिएगा तो आप खुद जान लीजिएगा कि वायरस क्या है, वायरस कैसे फैलते हैं, वायरस क्या है, एक एक चीज करके व्याख्या करके बढ़िया से आपके सामने रखेंगे। तो बस समय को निकालते हुए वीडियो को बिना स्किप करते हुए मेरे साथ जुड़े रहिए और देखिए वो 15-20 मिनट का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक और हेल्पफुल साबित होगा। आज के बाद वायरस के बारे में आप खुद ब खुद डिस्कवर करने लायक हो जाएंगे। सच बता रहा हूं, जी हां, हम बताएंगे इस कदर कि आप खुद डिस्कवर करने लायक हो जाएंगे कि किस तरीके से वायरस का एंटीडोट बनते हैं, उसके बारे में हम समझेंगे। तो चलिए बढ़िया से आइए और समझेंगे। चलिए सबसे पहले वायरस के समझने से पहले हम समझते हैं वायरस के बारे में। ओमिक्रॉन के समझने से पहले सबसे पहले समझेंगे कि आखिर वायरस होता क्या है। तो सबसे पहले देखिए, एक वायरस जो होता है हमारा, एक वायरस का आकार कुछ सेफ इस तरीके से आप देखे होंगे, पूरा वीडियो फोटो जहां तहां भी देखते होंगे, हर एक जगह आप देखे होंगे, तो कुछ इस तरीके से दिखती होगी। तो वायरस देखो हमेशा दो चीजों से मिलकर बनता है। वायरस देखो हर एक आदमी हर एक चीज दो चीजों से मिलकर बनता है। अरे एगो शादियों बियाह होता है तो दो गो से मिलता है, एगो जन्नी एगो मर्दाना, तब ना प्रोडक्ट निकलता है। उसी तरीके से कोई मिलता है, अगर कुछ बनना है, कुछ भयानक बनना है तो दो चीजों से मिलकर ही बनता है। तो उसी तरीके से ये वायरस जो है दो चीजों से मिलकर बना है। जैसे कि देखिए कौन कौन चीज से मिलकर बना है। एक बिना है कैप्सिड, जिसे आप स्पाइक के नाम से जानते हैं, इसी को बोलते हैं कैप्सिड को ही बोलते हैं, स्पाइक बोलते हैं। एक को बोलते हैं, दूसरा जो होता है न्यूक्लिक एसिड, जिसको आप जेनेटिक मटेरियल भी कह सकते हैं। देखिएगा होता क्या है, कैप्सिड और स्पाइक किसको कहते हैं। ये आपकी जो ये कोरोना वायरस की जो कुछ स्ट्रक्चर आपके सामने फिगर में दिख रही है, इसके ऊपर वाले जो होते हैं इसी को हम स्पाइक या फिर कैप्सिड कहते हैं। जनरली ये करता क्या है, ये वाला स्पाइक का काम है कि किसी चीज को अगर किसी भी लिविंग ऑर्गन्स के अंदर जाना है, मतलब सजीव बॉडी के अंतर्गत जाना है, तो ये स्पाइक प्रोटीन से ही वो आपके अंदर प्रवेश करता है। एकदम देखे हैं जोक को, देखे हैं जोक को, तो जोक देखिएगा जब खेत उत में कोई बोलता है, जब आप भैंस उस कभी धोए होंगे गांव में, और अब हांगकांग के होंगे तो बातें अलग है, लेकिन अगर आप गांव ग्रामीण क्षेत्र इलाका से होंगे तो देखे होंगे कि जब भैंस उस पानी में जाता है, जब भैंस उसमें पानी में जाता है तो उधर से कोई जोक जो होता है ना, एकदम उसमें लटकल आएगा। तो वो जोकवा जो जिस मुख से लटक रहा है ना, काश एकदम उसी तरीके से एकदम इसकी स्पाइक प्रोटीन होती है। इसी तरीके से स्पाइक होती है जो कि आप हमारे नाक के जरिए, नाक के एकदम कस के पकड़ के हमारे फेफड़े में जाना का प्रयास करता है। और ये स्पाइक जो होता है मुख्य रूप से बना होता है प्रोटीन से। प्रोटीन से बना होता है, क्या चीज से? प्रोटीन से बना होता है। लेकिन हमें किसी भी तरीके से इस स्पाइक प्रोटीन से उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, उतना ज्यादा प्रॉब्लम इस स्पाइक प्रोटीन से नहीं हो पाता है। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक हो क्या जाता है कि इसके अंदर एक और चीज मिले होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, जिसको हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं या फिर जेनेटिक मटेरियल भी आप कह सकते हैं। हमने आपको बताया था कि जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं ये इसमें दो चीजों से मिलकर बनता है जेनेटिक मटेरियल। एक डीएनए, जेनेटिक मटेरियल के अंदर दो चीजें होते हैं, एक डीएनए और एक आरएनए। जेनेटिक मटेरियल के अंदर हमारा एक डीएनए तो दूसरा आरएनए होता है। आपको बढ़िया तरीके से हम बताए थे, अगर आपने देखा होगा तो और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो देखिए नाम ही से है जेनेटिक मटेरियल। अरे जेनेटिक कैरेक्टर को क्या लाता है? जेनेटिक कैरेक्टर को जीन लाता है। बताए थे जेनेटिक कैरेक्टर को क्रोमोसोम में जीन पाए जाते हैं एक बूंदे बूंदे जैसी, तो वो जीन क्या करता है, जेनेटिक कैरेक्टर को लाता है। जैसे कि बाबूजी के लक्षण हलो, जैसन लक्षण रहतो उसने बेटों में देखे ले मिलतो। जैसे बाबूजी कुभद्र रखू तो बेटो एकदम कुभद्रे जलमतो। तो मतलब हम कह रहे हैं कि जैसा बाप वैसे बेटा। नहीं कोई चीज बदमाशी उदमाशी किया, अगर कुछ बेटा बदमाशी उदमाशी किया तो डायरेक्ट क्या बोलता है कि बापेर ये एकदम छोड़ा निकल ले, तब बापेरियन छोड़ा निकल रहा है, तो वो काउची के वजह से निकला है, वो जीन की वजह से निकला है। क्योंकि जीन हमारे क्रोमोसोम के अंदर जो होते हैं वो जेनेटिक कैरेक्टर को लाते हैं। जीन जो होते हैं जेनेटिक कैरेक्टर को लाते हैं और उसी जीन की वजह से बाप का लक्षण बेटा में आता है, चाहे माता का लक्षण बेटा में आता है। तो बाबूजी तोरे रियन हम लगाइए देखे में, तो तोरे रियन नहीं लगाइए,
तोरेरियन लगता है जीन देखे में, तुम्हारा जीन का काम है चेहरे को बनाना, कि जिस तरीके से उसका शेप है उसी तरीके से उसका भी शेप होता है। मेन अहम भूमिका अगर चेहरा देने का, चाहे बाबूजी के आदत होगा ऐसे से करे के, तो बेटो जन्म लेते तो ऐसे से कर, तो मतलब हम समझ रहे हैं, बात को समझ रहे हैं कि जेनेटिक कैरेक्टर का मतलब हुआ कि बाबूजी के एकदम उतारू रूप बेटा में आ जाना, यही हमारा जीन कहलाता है। अब ऐसा नहीं कि जैसन बाप एकदम टोटल उसने आता है, कोई कोई उसका लक्षण रहेगा जो बाबूजी से मैच करेगा, तो नहीं बोलते हैं कि देखिए बाबूजी जैसा ही करता है, बाप जैसा ऐसा करता है, बाप जैसा लूर लक्षण है, तो उसी के वजह से जेनेटिक जो होता है जेनेटिक कैरेक्टर को लाता है। तो सोचो इसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल है, और जेनेटिक मटेरियल में ही हमारा डीएनए और आरएनए होता है। और देखो अब समझ में आएगा, और ये जेनेटिक मटेरियल के अंदर डीएनए और आरएनए ये दोनों के दोनों लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। और देखो इस डीएनए से अगर किसी को पता करना है किसका ललना है किसका फलना है, तो कौची चेक करते हैं, डीएनए चेक करते हैं, डीएनए रिपोर्ट को चेक करते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है जी? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, और इसका राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए जो होता है, डीएनए आपका वंशानुगत, जैसे जो बाप में लक्षण रहा जो बेटों में लक्षण रहा, तो उससे उस लक्षण को जो पता करता है वो बताता है डीएनए। क्या बताता है? डीएनए। लेकिन अगर कोई वायरस में डीएनए प्रकार का अगर जेनेटिक मटेरियल अगर उस वायरस के अंदर है तो हमें उतना घातक नहीं करता है। लेकिन चोट्टा अगर इसी के जगह पर अगर आरएनए इसके अंदर मौजूद रहता है तो बहुत भयानक रूप ले लेता है। ये इतना भयानक रूप ले लेता है। आरएनए वायरस दो प्रकार के, डीएनए वाला जेनेटिक मटेरियल रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि उससे जेनेटिक कैरेक्टर का पता चल जाता है कि फलना एकर है। तो जैसे हम बदमाशी किए, बाबूजी का लक्षण हमरा में आल है, तो हम जैसे कुछ भी बदमाशी करेंगे तो बाबूजी की शिकायत चल जाएगा। अब बाबूजी की शिकायत जैसी चल जाएगा तो कल से हम वो गलत काम करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन आरएनए चोट्टा ऐसा है कि आरएनए के वजह से आपका कोई जेनेटिक कैरेक्टर का पता नहीं चलता है, और इसके अंदर जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है इसके अंदर आरएनए प्रकार का वायरस होता है। आरएनए प्रकार का वायरस होता है। अब आरएनए से आप नहीं पता लगा सकते हैं कि वो किसका लड़ना किसका फलना है। तो मतलब अब बताओ किसी को आरएनए वाला वायरस अगर एंट्री मारेगा तो उसके जेनेटिक कैरेक्टर को भी नहीं बताएगा, क्योंकि आरएनए के पास कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होते हैं। तो साफ शब्दों में समझिए कि वायरस दो चीजों से मिलकर बना है। एक कैप्सिड से, जिसको आप स्पाइक प्रोटीन ऊपर वाला दिख रहा है उसको कहते हैं, और इसके अंदर कुछ न्यूक्लिक एसिड होते हैं पानी के फॉर्म में जो डीएनए और आरएनए होते हैं। और डीएनए और आरएनए में भी सबसे खतरनाक वायरस आरएनए वाला भी होता है, और डीएनए वाला उतना खतरनाक नहीं होता है। कारण क्या है? क्योंकि इसका लक्षण पता चल जाता है कि ये इसका डीएनए वाला का लक्षण पता चल जाता है। हम तो यही कर रहे हैं कि जैसे बेटा बाप अगर बदमाशी किया बेटा तो बाप के पास उसका खस खबर चलाता है। तो देखो हम यही लिए बोल रहे हैं कि आरएनए जो हमारा होता है सबसे खतरनाक वायरस होता है, और डीएनए जो हमारा होता है डीएनए से कैरेक्टर का पता चल जाता है। तो इससे आप बढ़िया तरीके से आप वैक्सीन दे सकते हैं, वैक्सीन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत उससे नहीं होगा। तुरंत में इसका कैरेक्टर पता कर लीजिएगा, अच्छा बेटा तो ही रुको तोरा पर काम करके हम तुम्हारे यहाँ मेडिसिन को बनाते हैं, वैक्सीन को तैयार करते हैं और तुमको खत्म कर देते हैं। लेकिन ये आरएनए जो है इससे जेनेटिक कैरेक्टर को नहीं पता चलेगा, ये अपना अंदर म्यूटेशन चेंज करते रहेगा। आज ऐसा हो तो कल ऐसा हो जितो, एकरा पर ऐसे ऐसे निकल जितो ऐसे। अब साइंटिस्ट दिन रात काम करके प्रयास किया, जिस टाइम आरएनए ऐसा स्ट्रक्चर लग रहा था साइंटिस्ट लोग प्रयास किया कि इस एंटीजन को खत्म करना है, इसके अंदर के आरएनए को खत्म करना है। पूरा साइंटिस्ट लोग एकदम पूरा दिमाग लगा के इस पर काम किया, इसको खत्म करने का प्रयास किए, एंटीबॉडी को तैयार किए। लेकिन ये आरएनए होवे के वजह से ये अपना जेनेटिक कोड बदल लिया, मतलब फिर ऐसा हो गया। जब जेनेटिक कोड फिर बदल जाएगा तो बताओ दवाई मेडिसिन बन लो एकरा ले, अभी मुंह कान टेढ़ कर लेल को ऐसा। तो बताओ इसका वैक्सीन और इसका मेडिसिन इस पर काम करेगा,
खुद बताओ, काम करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो मुख्य रूप से कोरोना जो बार बार बदमाशी कैले है बेटा, उसकी वजह से कैले है, क्योंकि कोरोना इज आरएनए वायरस। कोरोना जो है एक प्रकार का आरएनए वायरस है, और ये जेनेटिक कोड को अपने आप में ये बार बार बदल रहा है, बार बार बदल रहा है। अगर ये डीएनए प्रकार का वायरस होता तो एक लूर लक्षण पता चल जाता कि अरे बेटा तो ही तोरा पहचान गेलियो, लेकिन ये जो है आरएनए है, आई छोटा बार बार चेहरे बदल रहा है, तो इसके वजह से डिफिकल्ट हो रहा है हमारे साइंटिस्ट के सामने। चलिए अब कोविड-19 और ओमिक्रॉन के बारे में समझते हैं। क्या है ओमिक्रॉन और क्या कोविड-19 में अंतर है, इसके बारे में हम बढ़िया से समझते हैं। सबसे पहले आते हैं कोविड-19 का नाम कोविड-19 क्यों पड़ा, समझिएगा। पहले इसे हम जानते थे नोवेल कोरोना वायरस के नाम से, आपको फोन में भी दिया होगा, जब कॉल लगाते होंगे कहीं एकदम अपन वाला तर तो लगाते होंगे तो वहां कोची बोलता होगा नोवेल कोरोना वायरस है, जिन कोची कोची इंग्लिश में भंजियाता है, तो कुछ और ये वो नहीं करता है, तो बोलता था इसी नोवेल कोरोना वायरस। तो नोवेल कोरोना वायरस इसका फर्स्ट नाम था, और ये देखो बाबू 2019 में फैला था। तो इतना लंबा नाम के बोलेगा, ओजा पर लाइव में इतना बड़ा बड़ा नाम बोले, 3-3 वर्ड का नाम बोलना बहुत डिफिकल्ट है, के बोलेगा। अब हो सके तोतला उतला आदमी हुए, अब बोल रहे कि नोवेल कोरोना वायरस बोल रहे, तो नो 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 वायरस तक पहुंचिए नहीं पाएगा, नो 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 करते रह जाएगा। तो इसी के लिए सोच के हमारा नोवेल कोरोना वायरस का नाम में कुछ चेंजेज लाया, और इसे ये कोरोना से बना दिया कोविड, कोरोना से बना दिया कोविड, और 2019 में फैला था तो 2019 के लास्ट वाले वर्ड को 19 लगा दिया, और मतलब इस नोवेल कोरोना वायरस का सेकेंड नाम हो गया कोविड-19, जिसका प्रकोप आपने बढ़िया तरीके से देख चुके हैं। देखो अगर कोविड-19 की अगर बात करते हो तो सबसे ज्यादा अगर मौत कहीं हुआ है तो अमेरिका में हुआ है, सबसे ज्यादा मौत अमेरिका में हुआ है। इतना मौत हुआ है, मतलब उतना देश में किसी का मौत होवे नहीं किया, जबकि डेवलप कंट्री हमारे अमेरिका माना जाता है, फिर भी सबसे ज्यादा मौत का कारण क्या बना, क्या बना वहां के, मतलब वहां का कारण क्या बना, कारण मुख्य रूप से यही बना कि ढिलाई, प्रशासन इस तरीके से, मतलब यहाँ के जैसे देखते थे कि वीडियो वायरल होता था तो कोची देखते थे रोड पर अगर कोई टहल उहल रहा बिना मास्क के, तो पुलिस दे लाठी दे ले को कस के एकदम मार के होकर अतड़ी ढीला कर देता था। लेकिन अमेरिका में ऐसा कुछ भी नहीं था, ढिलाई था। अब उतना मान ही रहा था, अब थेथर आदमी से के पाला पड़ेगा। अब ओरा बोल रहा है कि बेटा मास्क पहन रे, वो कहेगा नहीं पहनबो, तो तोर बाप के की जाओ नहीं पहनबो जो। अब ओकरा के समझाएगा, अब ओकरा के समझाएगा बताओ। अब ज्यादा बोलेगा कि और मास्क पहन रे, तो हो सकता है तोरे से लड़ जाए, ये भी हो सकता है। तो ओरा के पगला के समझाएगा जो तू पगले रहा तोरा तो, लेकिन दिक्कत ये ओकरे भर रहे तब तो ये तो ओकरा से फैलेगा चारों पटीना। तो उसको 4 थप्पड़ मुंह में लोलवा पर मारो और उसको बोलो बेटा मार के गर्दा उड़ा देंगे, तू चुपचाप डबल लेयर का मास्क पहन। काहे कि अमेरिका में सबसे ज्यादा मौत हो रहा है, और अगर इंडिया में 19-20 हो रहा हो तो तोर खटिया खड़ा कर देबो। तो अमेरिका में यही सब ढिलाई की वजह से क्या, जबकि अमेरिका एक डेवलप कंट्री है यार, वहां वैक्सीन सब खुद का वैक्सीन वहां का है ना जी। फाइजर वैक्सीन किसका है, अमेरिका का ही है ना, जो है ना कुछ वैक्सीन मतलब बनाए हैं। लेकिन फिर भी इतना बावजूद होने के बाद, उतना डेवलप कंट्री होने के बाद क्या ऐसा बात आया जो अमेरिका में मैक्सिमम डेथ हुआ, और अभी तक 59% लोगों को दोनों क्या हुआ कि डोज मिल चुका है। अमेरिका में 59% जो है 2 डोज ले चुके हैं, लेकिन अभी भी वहां 41% ऐसे हैं जो दोनों डोज अभी उनको नहीं मिला है। देखो अब सेकेंड मौत की अगर बात करता है कोरोना के, तो सेकेंड मौत कोरोना में सबसे ज्यादा ब्राजील में हुआ था। ब्राजील भाई क्या बतावें, ब्राजील के पास ना ही तो खुद के अपना मेडिसिन है और ना ही उसका मेडिकल मतलब व्यवस्था अच्छा है, मतलब कुछ भी उसका अच्छा है ये नहीं है। तो तू तो ऐसू मरेगा भाई, जेकर अमेरिका में इतना बड़ा सब चीज हर एक तरीके से मतलब ताकतवर कंट्री है, जे तो बेचारा नंबर 1 पर डेथ हो गया। और तू ब्राजील वाले भाई साहब, आपके पास ना तो मेडिसिन है और ना ही आपके पास कोई मेडिकल सुविधा अच्छा से है। तो बताइए प्रॉब्लम तो होगा, क्या हम गलत बोल रहे हैं? अपना मेडिकल सुविधा को सुधार में लाइए और अपने मेडिसिन क्षेत्र में थोड़ा सा आपको डॉक्टर और साइंटिस्ट लोग को इज्जत दीजिएगा तब ना। अब इज्जतें नहीं दीजिएगा तो कैसे होगा? इज्जत उज्जत दीजिए, उच्चार काम करे तो बोलो कि बेटा तू कर सकता है, एकदम तू वैक्सीन बना सकता है। अगर लूर भाष ओकरा नहीं हो रहे तब वो कहे बेटा तोहे बनाएगा,
एकदम तोहे बनाएगा, तोर सिवाय और कोई बनेबे नहीं करेगा। तो प्रोत्साहन कीजिएगा तब ना, आप प्रोत्साहन नहीं कीजिएगा तो फिर यही हाल रहेगा। मेडिसिन और मेडिकल आपका क्षेत्र सब दिन चौपटे रहेगा। आप बढ़िया तरीके से सोचिए विचारिए, बोल दिए हैं, बढ़िया तरीके से सोचिए विचारिए और कुछ सीखिए अनदर कंट्री से। खाली देश चलावे से हो जाता है। चलिए अब देखिए इधर, अब इसके सिम्टम्स, कोविड-19 के जो सिम्टम्स थे तो आपको पते हैं। इसके सिम्टम्स थे, कुछ शरीर था आपका कफ जमता था, खखार जमता था, हाची हाची ऐसे होता था, कफ जम गया, शरीर ठंडा, बुखार, फीवर, यही सब ना था इसका लक्षण जी। लेकिन था ये सब, अरे यही सब लक्षण ना था जी। उसके बाद लेकिन अब आ जाओ ओमिक्रॉन के बारे में। तो देखो जनरली में ये ओमिक्रॉन जो है, ओमिक्रॉन नाम इसका नहीं होना चाहिए था, इसका नाम सी जिनपिंग के नाम से जुटता। लेकिन हुआ यूं कि जैसे कुछ प्रॉब्लम आई WHO की, कुछ इसमें बदमाशी भी है, जैसे हम बताना चाह रहे हैं आपके। देखिए इसका ओमिक्रॉन का जो नाम दिया गया B.1.1529, जिसे आप ओमिक्रॉन के नाम से जाने। ओमिक्रॉन का नाम जो दे दिया गया B.1.1529, यही मेरा ओमिक्रॉन है। ठीक है, तो ये ओमिक्रॉन अभी तक 38 देशों को संक्रमित कर चुका है। 38 देशों में ये संक्रमित कर चुका है, 38 देशों में ये फैल चुका है। और यहां तक आपको पता होगा अभी इंडिया में भी थोड़ा बहुत इसके सिम्टम्स, लक्षण देखने को मिले हैं। आपको पता होगा कि दक्षिण अफ्रीका से 2 आदमी आए थे जो कि दोनों के दोनों वैक्सीनेटेड थे। एक तो आपका 65 वर्ष का बूढ़ा बाबा थे, जो बूढ़ा बाबा को देख रहे हैं, एक थे 65 वर्ष के बूढ़ा बाबा, और एक देख लीजिए ये भाई साहब हैं आपके 45 साल के हैं। ये भाई साहब आपके 45 साल के हैं। ये जो 68 साल के ये बूढ़ा सा बाबा जो हैं, ये दक्षिण अफ्रीका से फ्लाइट पकड़ के आपके इंडिया आए थे टूरिस्ट के लिए। बाबा तोहरा बुढ़ौती में तोहरा कौची घटलो जे तू बुढ़ौती में अला, मतलब तू सफर करा का, टूरिज्म के यात्रा करा का, मतलब शांत से रहल तोहरा नहीं जा को, दिक्कत सिक्कत हो गलो तो टाइम से पहले पार कर जीवा। अरे कौची करवा, काहे ला घूर रहा बुढ़ाड़ी में, दिन जवानी में की कैला, ये सब तू बड़ा दिक्कत काम करला, जहां के हका निवासी वहीं रहा, ये सब गलत बात है। तो चलिए, लेकिन ये जो बूढ़ा बाबा थे इनको दोनों डोज मिल चुका था वैक्सीन के, फिर भी ये RT-PCR जब इनका जांच आया तो ये कोरोना संक्रमित निकले। लेकिन खास प्रकार का लक्षण दिखा, कोरोना वाला लक्षण नहीं दिखा, इस प्रकार का स्पाइक प्रोटीन नहीं दिखा, उस पर कुछ म्यूटेशन दिखे, कुछ अलग अलग प्रकार के म्यूटेशन, बदलाव देखे। म्यूटेशन का मतलब बदलाव होता है, मतलब कुछ अलग प्रकार का चेंजेस दिखा, तो मतलब समझ गया कि ये ओमिक्रॉन के पेशेंट है। आओ जी आइए, अब भाई साहब जरी इनका सौगात करते हैं। 45 साल के भाई साहब हैं। तोरा तो एकदम लूर है ना हो, तू ज्यादा मत बोलिए ना तो थपड़ाइबो तोरा। इस चोटा इतना हरामी ये है, ये हरामी वाला काम किया है कि जो पैसा, ये आपका एयरपोर्ट पर गलत एड्रेस पर एड्रेस दे दिया है सबसे पहले। उसके बाद इसका RT-PCR जांच भी आया तो हो क्या है कि आपका निगेटिव है, ये भी क्या है ओमिक्रॉन से संक्रमित हैं। लेकिन ये की किया है, ये कहीं भाग गया है, गलत एड्रेस दे के इंडिया में कहीं घूम रहा है। तो बेटा अगर फैलो तो तोरा खोज के इंडिया वाला एक का तो लोला कूच देगा। तू बड़ी गलती काम किया है। तुमको जहां बढ़िया तरीके से, अभी अगर मेरा बात सुन रहा होगा कहीं से, तो बढ़िया से आओ और बढ़िया से जाके इलाज विलाज कराओ, तुमको देश भाला चाहेगा। लेकिन तू ये काम कर रहा है, पूरा देश को संक्रमित करेगा, तोरा देश कभी जिंदगी में माफ नहीं करेगा। तो सोचो समझो और देश की थोड़ा सा योगदान दो। ऐसे तो तू लुच्चे लफंगा होगा, हम तो जानते हैं तू कितना बढ़िया आदमी होगा, लेकिन बात मानो मेरा और आराम से तू जहां भी अभी कहीं घूम रहा है रे चोट्टा, तुम जाओ। तुम काहे कि संक्रमित आदमी है, तू कितना आदमी के साथ उठा बैठा होगा, सबके लसेंगी दे दिया होगा, तो लोला कूचेंगे। अब जहां जो अगर संक्रमण हुआ भारत इस बार ओमिक्रॉन से, तो तोरे अधिकार सबसे ज्यादा रहेगा, तोरे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तोरे के वजह से अभी संक्रमित होगा ओमिक्रॉन, तोरे ऐसा ऐसा चोटन के वजह से। तो ऐसा आदमी जहां दिखे तो लोला कूचिए, अगर वो ज्यादा थेथरलॉजी करता है तो। लेकिन देखो ओमिक्रॉन पर दस्तखत दिया तो है, लेकिन बातें हैं कि क्या ये जो हमारा जो वैक्सीन कोविशील्ड का लगा, दो डोज लगा ना कोविशील्ड का, तो क्या ये दोनों को हमारा जो कोविशील्ड का डोज लगा, क्या ये दोनों डोज हमारे लिए लाभदायक हैं?
क्या हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी को तैयार कर पाए हैं अच्छे से? तो एक बात सुनिएगा, ये दोनों प्रकार के अच्छे प्रकार के एंटीबॉडी हमारे शरीर के अंदर तैयार तो किए हैं, लेकिन इसकी भी कोई मर्यादा है भाई, इसकी भी समय है। लगा कि 6 मंथ तक इसको कोविड-19 का टीका लग जाता है, कोविशील्ड का, चाहे कोवैक्सीन, चाहे फाइजर, चाहे स्पुतनिक, चाहे किसी भी प्रकार की वैक्सीन का आपका डोज लगता है, तो इसकी भी टाइम लिमिटेशन है कि इतना दिन तक इसके अंदर आपकी एंटीबॉडी सलामत रहेगी और इतना दिन के अंदर कोई वायरस आपके शरीर में इन करेगा तो ये एंटीबॉडी उस वायरस को कूच देगा। लेकिन अब यहां बात हुआ कि टाइम तो भी पार कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, ऊपर से ओमिक्रॉन ये नया म्यूटेशन को परिवर्तन में डालकर ये अपना वेरिएंट को लेकर चलाया है। तो दिक्कत वाली तो बात है, लेकिन डरने योग्य बात नहीं है, क्योंकि अभी तक भारत में टोटल 21 मरीज मिले हैं और पूरे विश्व में जितना मरीज ओमिक्रॉन के हैं उससे मौत हमारे अभी तक एक भी नहीं हुई है, एक भी मौत ओमिक्रॉन से अभी नहीं हुआ है। तो ये खुश की बात है और अभी ज्यादा जानकारी हमारे साइंटिस्ट लोग भी नहीं बताए हैं। जब साइंटिस्ट लोग कुछ बताएंगे तो आप लोग खुद जान जाइएगा, नहीं तो फिर हम बताएंगे। लेकिन ऐसा है, कहा गया है कि जिसका सीटी वैल्यू, जो भी ओमिक्रॉन से संक्रमित रहेंगे उसकी सीटी वैल्यू जो चेक करती है मशीन से, आपको पता चलता होगा जो इस तरीके दिख रहा है, सीटी वैल्यू को अगर चेक किया जाता है तो सीटी वैल्यू जितना कम आएगा, सीटी वैल्यू जितना कम आएगा वायरल लोड उतने ज्यादा रहेगा। अरे साजिश बात इतना हो गया कि जितना ज्यादा बीपी हाई रहेगा उतने जल्दी हार्ट अटैक आएगा। बात समझ में आ रहा है? लेकिन इसमें उल्टा हो गया बहुआ, सीटी वैल्यू जितने कम उतने ज्यादा वायरल लोड, मतलब वायरस का सबसे, वायरल का वायरस मतलब होता है वायरल लोड उतना बड़ा होगा आपको, मतलब दिक्कतें आ सकती है आपको। उसके बाद इसके कुछ लक्षण दिखते हैं, जैसे कि जॉइंट्स में दर्द, जैसे ये वाला आपको जॉइंट्स होता है, इसको जॉइंट्स कहते हैं, जहां से आपकी स्किन मूव कर रही है इस तरीके से, वो सब हमारा जॉइंट्स होता है। जॉइंट्स में दर्द रहेगा, शरीर एकदम दर्द करेगा, लगा बाप रे बाप एकदम टूट रहा है कमर एकदम। और उसके बाद तो सेंसरियो ऑर्गन चौपट कर जाएगा, सेंसरी ऑर्गन में जीभ वाला तुम्हारा ऑर्गन काम करना बंद कर देगा। देखो क्या होगा, सेंसरी ऑर्गन 5 होते हैं बाबू, आंख, कान, नाक, जीभ, और क्या होते हैं आपके, ये सब जो होते हैं ना टेस्ट के काम आते हैं, टेस्ट के काम आते हैं। कोई सुनने, जो संवेदना करता हो, कोई चीज सुने तो कान संवेदना दिया, चाटे, अरे ये नूनगर हो रहा है, मीठा हो रहा है, ये कौची का सेंस करवा रहा है जीभ, मतलब चाटे उटे के कैसन स्वाद हो तो वो चीज का सेंस करवा रहा है तो जीभ हो जाता है। ये सब सेंसरी ऑर्गन के अंतर्गत आते हैं। तो जब आप ओमिक्रॉन से संक्रमित रहेंगे तब आपको सेंसरी ऑर्गन की ये टंग वाला भाग काम नहीं करेगा। मतलब जब आप खूंच खाइएगा रसगुल्ला तो महसूस होगा कि यार ये लोग चिकन बिरयानी खा रही हो। अब हो सकता है आपका सेंसरी ऑर्गन जीभिए वाला गड़बड़ाएगा, कानून वाला नहीं गड़बड़ाएगा। अब खाइएगा फलना और ढकना चीज के आवाज आएगा। मतलब ये कहने का मतलब हुआ आपके टंग वाला सेंसरी ऑर्गन काम करना बंद कर देगा, जिससे कि आपको प्रॉब्लम होगी। और यही आपके सिम्टम्स और लक्षण हैं ओमिक्रॉन के, और इसका लक्षण तो आप जानते हैं। और उम्मीद ही नहीं भरोसा है कि आप अच्छे तरीके से इस वीडियो को समझे होंगे। चलिए थोड़ा सा और देख लीजिए। अभी तक तुमको पता होगा विश्व में तो इंडिया में लगा है, इंडिया 100 करोड़ प्लस टीका को पार कर चुका है इंडिया। और आने वाले 1-2 मंथ में पूरा 150 पार। देखो जनसंख्या तो अभी बढ़ले होगा भाई, तुमको पता है लॉकडाउन में जनसंख्या बढ़ावे वाला तो खाली कम में हुआ है। जितना सबके फलाना बाबू थे वहां से आए हैं तो जनसंख्या बढ़ाए होंगे तो सब लोग जानता है। तो जनसंख्या बढ़ा होगा तो जाहिर सी बात है अभी 2011 की जनगणना में कितना हमारा 200 पार कर जाएगा कि रे 200 करोड़ के पार कर जाइएगा कि। लेकिन अभी तक खुशखबरी की बात यह है कि इंडिया में मात्र 21% हैं और 2100% जो है आपके कवरेज में है, आपके मतलब आपके है। और ये वाला जो हमारा है, ये वाला देखिए आपका डेटा दिया गया है जो कि हम दे दिए हैं। आपका डेटा देखिए, यूपी में इतना वैक्सीनेटेड हुआ है, महाराष्ट्र में इतना हुआ है, बंगाल में 5 करोड़ हुआ है, मध्य प्रदेश में इतना हुआ है, बिहार में 5 करोड़ वैक्सीनेटेड हुआ है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हुआ है, 9.5 करोड़ वैक्सीनेटेड हो गए हैं। और जिसमें से दोनों डोज लेने वाले पेशेंट जो हैं हमारे आपका 2.25 करोड़ लगभग आपस में है, लगभग है सब, लगभग अप्रोक्स में सब बताए हैं। तो देखिए सबसे ज्यादा यूपी में लगने का कारण भी है यार कि जानते हो कि यूपी में जनसंख्या रेपो दर बहुत ज्यादा है। आपको पता होगा सबसे बड़ा हमारा अगर घनी आबादी है तो कहाँ है, यूपी के ना है जी। तो यूपी में वैक्सीनेशन भी ज्यादा ही होगा, कोई बात नहीं। वैसे भी हमारे योगी सरकार है तो भाई वहाँ के जनता लोग तो जानवे करता है क्या है नहीं है, अब हम क्या बोलेंगे उनके बारे में ज्यादा। चलिए तो देखिए इसका नाम ओमिक्रॉन क्यों पड़ा ये भी जानते हैं थोड़ा सा।
देखिए अभी तक बहुत प्रकार के वेरिएंट्स के नाम सुने होंगे, अल्फा वेरिएंट, बेटा वेरिएंट, गामा वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट। तो सबसे पहला जो आया था अल्फा फर्स्ट वेरिएंट आया था, जिसका नाम B.1.6172 दे दिया गया था। बेटा सेकेंड जो आया B.1.17 दिया गया। गामा आया B.1.351 दिया गया था। डेल्टा फोर्थ वेरिएंट में P.1 का नाम दिया गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई, ऐसा ये प्रॉब्लम आई कि अब देखो टोटल अभी तक अल्फाबेटिकल से नाम दिया जा रहा था, जो भी कोरोना आ रहे थे अल्फाबेटिकल से हमारा नाम दिया जा रहा था। अब अगला अल्फाबेटिकल आपका NU और C था, NU और C था, लेकिन NU और C ना देकर डायरेक्ट हमारा नाम दे दिएगा, उस वायरस का नाम दे दिया गया ओमिक्रॉन। इसका मुख्य कारण WHO को जाता है। WHO छिपाना चाह रहा है, क्योंकि अगर NU या C से नाम रहता तो C से नाम चाइना के उसके पगल ठेठवा के आखमुन्ना के नाम से जोड़ दिया जाता और कहता कि सी जिनपिंग है। समझ रहे हो, कहता सी जिनपिंग का वायरस है। तो ऐसे भी WHO आप कतनों भी नाम छिपाने का प्रयास कर लीजिए, लेकिन दुनिया जानता है ये अगर वायरस किसी का देन है तो एक अखमुन्ना के देन है। तोरा इतना हाई लगेगा पूरा विश्व से, तोरा इतना हाई लगेगा कि जे जरीमन तोर आंख खुलता है वो बंद हो जाएगा। बेटा तू कितना भयानक काम किया है रे चोट्टा, तू बताओ, पूरा देश को खतरा में डाल दिया है। तोरा कैसे माफ करेगा इंसान? कोई नहीं माफ करेगा। अब देखो कोई टिमटिमा जो भुक भुकवा बोलवा तोरा खियास बढ़ता है, ये बंद हो जाएगा, ट्रांसफार्मर तोरा उड़ जाएगा। हम जान रहे हैं तू बहुत गलत काम किया है। 2019 में जिस टाइम फैला था रे चोट्टा, तू बता अगर देता कि हमारे लैब से कुछ ऐसी गैसें लीक हुई है जिससे कि संक्रमित फैल सकता है, तो आज 20 देश विदेश का ये हाल नहीं होता। तू बहुत गलत काम किया है। तोरा हम की बोले, हम ना बोलेंगे, बोलेगा तोरा देश विदेश WHO कौची WHO बोलेगा, तोरा तो WHO बचावे का प्रयास कर रहा है। देखो अब बताओ ओमिक्रॉन जो हमारा है, ओमिक्रॉन जो हमारा है, इसके वजह से इसका नाम ऐसे ओमिक्रॉन दे दिया गया। लेकिन सी की नाम आता है इसका, जैसे सी वेरिएंट, गामा, इस तरीके से नाम आता, लेकिन कोई उनके नाम से ना, उसका नाम से ना जोड़ दे, अखमुन्ना के सी जिनपिंग ना कह दे, इसके वजह से इसका नाम में ओमिक्रॉन दे दिया गया। बात तो समझ में आ रही है? देखो तो कितना अच्छा काम किया साउथ अफ्रीका रे। बताओ साउथ अफ्रीका कितना अच्छा काम किया। बताओ तोरे हम बोलेंगे साउथ अफ्रीका बेचारा पहला अलर्ट जारी कर दिया। वो बोल दिया कि इस प्रकार के लक्षण साउथ अफ्रीका बताया कि ऐसा तरीके से सिम्टम्स हमारे देश में है, आप लोग समय रहते हुए सभी देश बढ़िया से सुधर जाएं, व्यवस्था कर लें। तो देखो ये कितना अच्छा काम किया है, वो तू किया। बताओ तो सारा देश अपना अलर्ट पर जारी है ना रे, सारा देश अपना अपना काम कर रहा है ना, लेकिन तू कितना खराब काम किया, तोरा कितना हाई लगेगा तू तो खुद नहीं जानता होगा। देखो अब हम बताएंगे, देखो अब समझेगा, एक बात को समझिएगा। अब बताओ ये देश बता, देखो यहाँ ना, अब देखो ओमिक्रॉन को बढ़िया से रोका जा सकता है, ऐसा बात नहीं है। ओमिक्रॉन जो हमारा है, ओमिक्रॉन से आप बढ़िया तरीके से बच सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं यार, मतलब टेंशन लेने बात नहीं। अरे वो भी मौत नहीं हुआ यार, पूरा विश्व में वो मौत नहीं हुआ है। तो क्योंकि कुछ ना कुछ तो हमारे अंदर जो हमारा एंटीबॉडी डाला गया है, हमारा वैक्सीन डाला गया है, कुछ ना कुछ तो काम कर रहा है भाई, अच्छा तरीके से काम कर रहा है। मेरे शरीर के अंदर एंटीबॉडी अच्छा तरीके से बनल रहेगा, कोरोना कुछ नहीं कर पाएगा, समझ रहा है। हो सकता है कि आप लोगों को बूस्टर डोज भी लगे। बूस्टर डोज का मतलब समझते हो सकता है बूस्टर डोज लगे। बूस्टर डोज उसको कहते हैं जिसको दोनों डोज पड़ गया और ये तीसरा डोज पड़ेगा, तो तीसरा डोज ना बोलकर उसे बूस्टर डोज कहा जा रहा है। देखो सबकी एक टाइमिंग लिमिटेशन थी, लगा कि कोरोना भाग जाएगा इतना दिन का वैक्सीन में, अब की पता ओमिक्रॉन दस्तक दे दिया है, तो हो सकता है बूस्टर डोज लगे सभी लोगों को। तो बूस्टर डोज भी लगेगा तो सभी लोग लगवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं। हमारा देश बढ़िया तरीके से सुचारू रूप से चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अखमुन्ना जे कर दे। देखो तो हम कहेंगे क्या, देखो इस हमारे प्राइम मिनिस्टर को कम से कम तो इतना सोचना चाहिए, ऐसे भी बहुत सोचते हैं भाई, ऐसा इसमें कोई दुमत नहीं है, इतना सोचना चाहिए कि अब देश पर अब और लॉकडाउन नहीं हो तो अच्छा है, क्योंकि इस लॉकडाउन से कितना गरीब, कितना असहाय, कितना बेरोजगार हुए हैं, जिसका अब झेलना नहीं कर सकते हैं। अगर अब फिर लॉकडाउन हुआ तो ये देश आतंकवाद को जन्म दे देगा, क्योंकि बेचारे लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, हर एक तरीके से जो समस्या से समाधान करके, घर से भेज करके बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करने, बिहार शरीफ या पटना कहीं भी पढ़ रहे हैं, और बेचारा 3 साल से उसकी पढ़ाई बर्बाद हो रही है। तो जहां तक अब बताओ, अब मन में उसका लंच फंद आएगा तो वो एक तरीके से गलत कदम उठा सकता है, गलत कदम उठा सकता है।
तो अच्छा ये रहेगा कि इस बार देश ना लॉकडाउन ले, नहीं तो भारत क्या पूरा विश्व एक आतंकवाद को जन्म देने जा रहा है। मतलब क्या करेगा, मरता क्या नहीं करता, गलत काम कर सकता है, उसे मार सकता है, उसे पकड़ सकता है, पैसों के लिए तो कुछ भी कर सकता है। तो ये सभी चीज को सोचते हुए इस बार देश में लॉकडाउन ना लगाएं तो अच्छी बात है। और ऐसे भी मोदी जी आपको पता होगा कि पूरे देश में अलर्ट जारी है, पहले से ऑक्सीजन सुविधा, बेड सुविधा टोटल का एकदम निगरानी रख रहे हैं कि ऑक्सीजन का ना कमी हो, बेड का ना कमी हो, आपके वेंटिलेटर का ना कमी हो, हर एक तरीके से मतलब सुरक्षा रूप में ला रहे हैं कि ताकि देश को प्रॉब्लम नहीं आए। लेकिन एक काम और कर दीजिए मोदी जी, बस खाली इतना ही कर दीजिए कि जो आप विदेश से यात्री का क्या जरूरत है, विदेशी के यात्री पर रोक लगा दीजिए, फ्लाइट जितना भी इंटरनेशनल फ्लाइट है वो सबको बंद कर दीजिएगा तो ज्यादा जरा अच्छा रहेगा। क्या जरूरत है हमको विदेश से भी आदमी को, टूरिस्ट को लाने के लिए। हाँ, अपना देश के आदमी है भाई, उसे ला के थोड़ा सा कुछ दिन के लिए वो फ्लाइट को अगर बंद हो जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा कि नहीं। आप खुद बताइएगा, कमेंट में बताइएगा क्या ये अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा। विदेशी से आने वाले यात्रियों पर पूरा रोक लगा दें तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए, उम्मीद है कि आपको बढ़िया तरीके से ये वीडियो पूरा तरीके से आपको लाभदायक साबित हुआ होगा, अगर आप बढ़िया से देखे होंगे, सुने होंगे तो। चलो भाई, इसी के साथ करते हैं आज का वीडियो का समाप्त। चलो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।